स्वीडन यूरोप का एक देश है स्वीडन, जहां की आबादी लगभग कुछ 1 करोड़ के आसपास है। स्वीडन यूरोप का 5th लार्जेस्ट देश है और 2023 के हिसाब से स्वीडन की नॉमिनल जीडीपी 599 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची है। और अगर इसकी तुलना हम कई बड़े देशों से करें तो ये काफी ज्यादा है। जी हाँ, दुनिया के तमाम इंडेक्स जैसे कि हैप्पी इंडेक्स में आपको स्वीडन हमेशा टॉप पर मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में स्वीडन ने काफी तरक्की करी है, जिसके चलते आज जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से स्वीडन एक इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है। लेकिन कैसे सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश इकोनॉमी और बाकी पैरामीटर में कई देशों से इतना ज्यादा आगे निकल गया है? स्वीडन की सक्सेस के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, इन सभी बातों पर आज हम अपनी इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड मैप पर अगर हम नजर डालें तो स्वीडन यूरोप के नॉर्थ में आता है और ये देश अपनी सीमा नॉर्वे और फिनलैंड के साथ में साझा करता है। अब देखा जाए तो यहाँ से रूस ज्यादा दूर नहीं है और इस हिसाब से हमेशा इस देश के ऊपर रूस के हमले का खतरा बना रहता है। साल 1995 में स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप हासिल की थी और यहाँ की करेंसी का नाम स्वीडिश क्रोना है। स्वीडन एक नॉर्डिक देश है। अब अगर हम इस देश की जीडीपी पर कैपिटा इनकम पर नजर डालें तो 2023 के मुताबिक यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 55,000 से भी ज्यादा है और दुनिया के तमाम इंडेक्स में स्वीडन का नाम हमेशा टॉप पर ही शामिल रहता है। स्वीडन ने इतना सब कुछ बीते कुछ सालों में ही अचीव करके दिखाया है और साल दर साल यहाँ की इकोनॉमी और भी तेजी से ग्रो कर रही है। दोस्तों, भले ही स्वीडन मिलिट्री के हिसाब से इतना ज्यादा ताकतवर देश ना माना जाता हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में आज के समय स्वीडन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। स्वीडन के प्रोडक्ट से लेकर यहाँ की कंपनीज आज के समय दुनिया भर में फेमस है। आइकिया, एरिक्सन और स्पॉटिफाई, ये सब कंपनीज कहाँ की हैं? स्वीडन की ही तो है। बीते कुछ सालों में स्वीडन में एवरेज वेल्थ, इनोवेशन और जनरल इंप्रूवमेंट देखा गया है और इन्हीं रीजंस की वजह से आज के समय स्वीडन जैसा देश इतनी तरक्की कर पाया है। यहाँ की सरकारों ने हमेशा से ही लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करी है। लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और यहाँ के लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। आज के समय स्वीडन का जो इकोनॉमिक राइज हुआ है उसके पीछे स्वीडन की सक्सेस है। दोस्तों, अब अगर हम स्वीडन की इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर इकोनॉमी में शेयर प्राइवेट कंपनियों का है। इसके अलावा इकोनॉमी का 1/4 हिस्सा स्वीडन की सरकार के पास है। बात करें साल 2014 की, तब यहाँ की सरकार के पास देश की वेल्थ का 24% हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्वीडन ने खुद को न्यूट्रल रखा। इसका फायदा भी इन्हें खूब मिला क्योंकि स्वीडन को यूरोप के बाकी देशों की तरह ही अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्वीडन की इकोनॉमी में टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आता है और 2012 के आते आते यहाँ की इकोनॉमी का 44% टैक्स रेवेन्यू से ही आया करता था। साल 2014 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने स्वीडन की इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करते हुए बताया था कि आने वाले समय में यहाँ की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने वाली है। कुछ इसी तरीके का ट्रेंड आने वाले समय में देखा गया। साल 2014 में 1.8% का ग्रोथ, साल 2015 में 3.1% की इकोनॉमिक ग्रोथ और साल 2016 में 3.4% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी गई थी। स्वीडन यूरोपियन यूनियन में इकलौता ऐसा देश रहा है जहां पर हर साल ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ की सरकार लोगों के लिए कई वेलफेयर पैकेजेस निकालती है। दोस्तों, स्वीडन उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है और इस तरह के अप्रोच की वजह से ही यहाँ रह रहे लोगों के जीने के तरीके को और भी ज्यादा बेटर बनाया जा रहा है। और देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप लोगों के रहने के तरीके को बेटर बना देंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी तो इंक्रीज हो ही जाती है ना। यानी कि अगर सरकार लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बना रही है तो इस तरीके से लोगों की आधी परेशानी तो यूं ही दूर हो जाती है और उनसे आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में आपको नए नए इनोवेशंस देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली फायदा इससे पूरे देश को ही होता है। बीते कुछ सालों में इसी तरीके का ट्रेंड स्वीडन में देखा गया है। स्वीडन में आपको हाईली स्किल्ड लोग मिलेंगे और ये वो देश है जहां पर एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा यहाँ की सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ज्यादा फोकस करती है। इससे फायदा ये होता है कि देश में मौजूद तमाम संसाधनों का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है, जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा भी मिलता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी का कुछ हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जरूर खर्च करती आई हैं। इस लिस्ट में चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों की भी गिनती होती है। दोस्तों, स्वीडन की मौजूदा हालत कैसी है, ये यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से है, इन सब के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय में पीछे जाकर देखें तो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत के समय में स्वीडन की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती थी और देश गरीबी की हालत से जूझ रहा था।
गरीबी की मार झेल रहे कई लोगों ने स्वीडन छोड़ने तक का फैसला कर लिया और इस देश की एक बड़ी आबादी दूसरे देशों में रहने के लिए चली गई, जिनमें अमेरिका इन लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन फिर स्वीडन में नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिले और यहाँ के बैंकिंग सिस्टम से लेकर हर एक सिस्टम को सुधारने का काम शुरू हुआ। अब ये वो समय था जब स्वीडन में मॉडर्न डेमोक्रेसी धीरे धीरे लागू हो रही थी और नई नई गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जा रही थी और एक तरह से पूरे देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखा गया। और इतिहास गवाह है कि जिस देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है वहाँ हमेशा से तरक्की ही देखी गई है और इस तरह के आपको कई एग्जाम्पल इतिहास में मिल जाएंगे, जिसमें से भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। जी हाँ, अब जो देश एक समय पर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे मॉडर्न युग में बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। जिस तेजी से स्वीडन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इसका फायदा स्वीडन के साथ साथ यूरोप के बाकी देशों को भी हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के बड़े बड़े देशों में कई चीजों को लेकर कमी देखने को मिली। उस समय स्वीडन के बनाए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स काफी हाई हुआ करते थे, जिसकी वजह से यूरोप के कई देशों में स्वीडन के बने हुए प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाने लगा। दोस्तों, हमेशा से स्वीडन एक ऐसा देश रहा है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर दुनिया भर के ओर पाए जाते हैं। यूरोप में जैसे ही फ्री ट्रेड मूवमेंट की एक लहर शुरू हुई, तब स्वीडन ने अपने देश में मिलने वाले ओर को बड़ी मात्रा में यूरोप के बाकी देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जिस स्पीड से स्वीडन से ट्रेड हो रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर देखने को मिली और यहाँ कई स्टार्टअप कंपनीज इमर्ज होना शुरू हुई। उस समय की जितनी भी कंपनीज थी, वो आज के समय ग्लोबल लेवल पर एक फेमस ब्रांड बन चुकी हैं। इस लिस्ट में इरेक्शन, आइकिया, वोल्वो, एटलस, स्पॉटिफाई जैसी कई सारी कंपनियां शामिल हैं। स्वीडन की ये सारी कंपनियां अगर आज के समय इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो उसके पीछे स्वीडन की सरकार का भी बड़ा रोल है। एक तरह से कहें तो उस समय जिस तरीके का पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट स्वीडन में था, उसकी वजह से ही स्वीडन की इन कंपनियों को ग्रो होने में काफी फायदा मिला। ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया, नए नए टैक्स रिफॉर्म्स भी लाए गए, नई नई पेंशन स्कीम्स लाई गई। इसके अलावा हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भी बूस्ट करने की कोशिश करी गई। इन सब रिफॉर्म्स का नतीजा ये हुआ कि स्वीडन में और भी नए नए स्टार्टअप्स उभरने लगे, जिनकी वजह से अल्टीमेटली स्वीडन को लॉन्ग टर्म में काफी मदद मिला। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने स्वीडन में मौजूद कंपनियों को हर तरीके का एक्सेस दे रखा था और इसका फायदा भी कंपनियों को मिल रहा था। दोस्तों, स्वीडन जैसे देश में कई सारी नदियां भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया और फिर पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का संचार अफोर्डेबल प्राइस में किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ने देश के हर एक सेक्टर में भारी पैसा निवेश किया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम प्रोजेक्ट शामिल थे। 19वीं सेंचुरी के खत्म होते होते स्वीडन ने काफी तरक्की कर ली थी और यहाँ की इकोनॉमी अब ज्यादातर कैपिटलिज्म और इनोवेशन पर निर्भर थी। 2009 के आते आते स्वीडन पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया भर में 9वें स्थान पर पहुंच चुका था। आज के समय में स्वीडन एक डेवलप नेशन के तौर पे देखा जाता है और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो स्वीडन को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने अपने पूरे देश को डेवलप किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।